है ना, कि आपको पता है कि ये टारगेट बैच है ना। तो टारगेट बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमी का सिलेबस देखा जाए तो बाकी सब जो सब्जेक्ट है उसका ओवरलैप करता है, लेकिन इकोनॉमी का देखेंगे आप तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग कम है पीटी और मेंस में। पीटी का सिलेबस एकदम ही अलग है और मेंस का सिलेबस अलग है। तो इसीलिए हम टारगेट में केवल पीटी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि पीटी का टारगेट बैच है ना। अगर आप देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है किस किस पोर्शन से, तो यहाँ पता चलेगा। और इसी को बेस बना के हम लोग क्या करेंगे, बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स नहीं हैं इसमें जो इससे रिलेटेड हैं, इसके बैकग्राउंड में है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिलेबस देख लेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या इवन यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में यूपीएससी से भी ले लेता है डायरेक्टली, है ना। तो उस तरह से हम लोग पढ़ने का हमारा स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो नाउ देखिए, जो प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और 5 ईयर प्लान से हमेशा क्वेश्चंस रहा है। अब देखिए, पैटर्न चेंज होने के बाद भी 68 में पैटर्न चेंज हुआ, नेगेटिव मार्किंग आया, उससे पहले नेगेटिव नहीं था। तो आप देखिएगा 68 में 2 क्वेश्चन, 69 में, 70th में, 71st का इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक था। आप देखिएगा तो मेन इकोनॉमी से नहीं पूछा था, केवल एनएफएचएस का भी डेटा पूछा था, एलएफपीआर का डेटा पूछा था, वो भी ऐसा डेटा पूछा था जो किसी के बस की बात नहीं थी, सब लोग छोड़े थे या जो करके आए थे वो गलती ही किए थे, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन था 71st वाला। बाकी अगर इससे पहले का देखें, एक 70th में भी एग्जाम हुआ था बापू परिसर वाला, उसका ऐड नहीं है इसमें, है ना। ये भी एग्जाम वाला नहीं है, उसमें 8 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 8 क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमी से। ये भिजवा दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे या आप लोगों का जो ग्रुप होगा उस पर चला जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग इसी तरह का बना लीजिएगा या कहीं से देख लीजिएगा, हर जगह अवेलेबल है ना। और उसी को बेस बना के आप करिएगा तैयारी, काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, हमको टारगेटेड स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है ना। क्योंकि एग्ज़ाम केवल पढ़ने का गेम नहीं है ना, स्मार्ट स्टडी का गेम है। पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से क्या हमारा काम का है वो चीज़ पढ़ना है। तो उसका सबसे अच्छा क्या है, आपको सिलेबस में बहुत स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या क्या पूछेगा, केवल दे दिया इंडियन इकोनॉमी विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, सभी इंडियन ज्योग्राफी विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, है ना, हिस्ट्री, ऐसे ही दे दिया है। लेकिन हमको पता कैसे चलता है किस टॉपिक से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले मैं यही लगाया हूँ। तो 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है। उसके बाद है मनी एंड बैंकिंग, है ना। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, सारा चीज़, मनी मार्केट, ये सब चीज़ इसी में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है इन्फ्लेशन, जो नहीं दिया है, हालांकि उससे कोरिलेटेड है ये, है ना। आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने के लिए पहले इन्फ्लेशन पढ़ना पड़ेगा। इस बार इन्फ्लेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, उसका बेस ईयर चेंज हुआ है। तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा था 70th में शायद पूछा था, गिवन बजट कब स्टार्ट किया गया, तो डेट खूब पूछता है ना। उससे पहले एक बार पूछा था बीपीएससी में कि बिहार में इकोनॉमिक सर्वे कब स्टार्ट हुआ, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। मनी एंड बैंकिंग से आप देखिए कि लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 69 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 70th में पूछा गया, 71st में पूछा गया है। नेशनल इनकम, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारा चीज़ नेशनल इनकम में आएगा। इससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, 68 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 2 साल गैप कर दिया, फिर 71st में पूछा। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो एवरग्रीन टॉपिक है, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी,
है ना। उसके बाद आप देखिएगा पब्लिक फिनांस से कम क्वेश्चन रहे हैं 68 में 69 में, बाकी 2 साल नहीं पूछा गया है। फिर आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे डेटा पूछा जाता है या बहुत पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां हैं, लकड़वाल कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, श्रीरंगराजन कमेटी, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, जो भी कमिटीज़ हैं और इसके से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम आप लोग पढ़ते ही हैं, करंट अफेयर उसमें कवर हो जाता है, क्लास में भी कुछ होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर ये इकोनॉमी का क्या है, हार्ट एंड सोल, है ना। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है केवल इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और इंडिया का, इकोनॉमिक बजट इंडिया एंड बिहार आप पढ़ के चले जाएंगे। इकोनॉमी से अगर 10-15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो होना चाहिए क्लियर, नहीं तो डेटा याद नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ेंगे फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, सब मिक्स हो जाएगा एक ही में, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इसी पे घूम रहा है अभी। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में है, बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट में है ना। एफडीआई कहाँ से कितना आया, एफडीआई में इंडिया का क्या रैंक है, कौन से स्टेट टॉप पे है, कौन से लो पे है, बिहार का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें एफडीआई, एफपीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारा चीज़ इसमें होगा। और मिसलेनियस में आपका जितना भी रिपोर्ट है, एनएफएचएस, एलएफपीआर, फॉरेस्ट सर्वे, ये सब जितना भी रिपोर्ट्स है सब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया होगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है। ये आपको हम भिजवा देंगे ग्रुप में, आप इसको रख लीजिएगा। इसमें हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड some basics of economics। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि, नोट कर लीजिएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या है ना। इकोनॉमिक्स के सेक्टर जितने भी बेसिक्स पॉइंट है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा था 2024 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। एक कॉलम दिया हुआ है फार्मिंग, है ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, और फिर एक साइड में दिया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसको मैचिंग करने के लिए दिया है। तो बेसिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ यूपीएससी में आ रहा है तो यहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिक्स पहले देख लेते हैं और फिर जो मेजर टॉपिक्स है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, एवरग्रीन टॉपिक। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हाई तौबा मचा हुआ है किस पे, इन्फ्लेशन पे, है ना। सब चीज़ों के दाम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, है ना, गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गोल्ड है ना, सारी चीज़ें किस पे टिका हुआ है। और पूरा नेशनल डिबेट जो होना चाहिए इन्फ्लेशन पे अभी नहीं हो रहा है, हालांकि होना चाहिए, है ना। तो इन्फ्लेशन में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स को होते हैं, स्क्यूफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन से एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है 69 में, आपको देखिएगा, PYQ आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपको मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, RBI। और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, है ना, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इसको बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस होगा,
उसके बाद बैंकिंग, मनी मार्केट। आप लोग नाम सुने होंगे, जी सैक, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, कमर्शियल पेपर। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के सब इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन कौन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एक कैपिटल मार्केट भी है, लेकिन कैपिटल मार्केट से मैं अभी तक देखा नहीं हूँ क्वेश्चन आया है ना। उसको टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मनी मार्केट हम लोग पढ़ लेंगे। मनी मार्केट के साथ ही आता है, इसी में आप लोग देखेंगे M0, M1, M2, M3, हाई पावर्ड मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, है ना, ये सब आएगा। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में आप क्या क्या देखेंगे? फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा चीज़ जितने भी टर्म्स है, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। उसके बाद ऊपर से मिटा दें, अच्छा नोट कर लीजिए, नोट करिए हम रखते हैं। केवल मेजर टॉपिक्स लिखिए, हम यहाँ लिख देते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, BOP, BOT, प्लानिंग कमीशन, एंड नीति आयोग। हैं? नहीं अलग है। फिजिकल पॉलिसी यहाँ ख़त्म, ठीक है, नंबरिंग किया हूँ, देखिए। राइटिंग जहाँ नहीं समझ में पूछ लीजिएगा। 10th नंबर है आपको 5 ईयर प्लान। हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे, इको सर्वे, इंडिया एंड बिहार, बजट, इसके हाइलाइट्स को हम लोग देख लेंगे, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं, जो मिसलेनियस में आता है, LFPR का डेटा पूछा हुआ है, NFHS का डेटा पूछा हुआ है आपको, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, SDG इंडेक्स, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और कुछ छूट रहा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं?
हाँ, स्कीम्स देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट स्कीम है थोड़ा बहुत, है ना। स्कीम्स हो गया, बहुत है इतना, ठीक है, इतना काफ़ी है। 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर इतना हम लोग कर लेते हैं, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 to 13 क्वेश्चन हम बना लेंगे आराम से, है ना। और यही स्ट्रेटजी आप सभी सब्जेक्ट्स में आप अडॉप्ट कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। 100+ आप कर लेंगे सही, है ना, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, कुछ भी PYQ के बेस पे, है ना। पहले टॉपिक का लिस्टिंग कीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। अब इसमें आप लोग कुछ लग रहा है छूट हुआ हो तो बताइए। लगभग हो गया है ना। अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें अब स्टार्ट करते हैं एक एक को, है ना, और एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई हो वो सब चीज़ देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले तो इकोनॉमिक्स पढ़े ही होंगे आप लोग थोड़ा बहुत, तो क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कन्वर्सेशन क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये टर्म मैं बोला हूँ, हालांकि देखने में सेम ही लगता है लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कहते हैं? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो वही मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस है, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लीजिए तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक्स जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, इट डील्स विथ प्रिंसिपल, पॉलिसीज, थ्योरी, मॉडल्स, है ना, क्या चीज़ इकोनॉमिक्स, है ना। और इसमें क्या है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ एन कंट्री या स्टेट, है ना। तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। उसके प्रैक्टिकल फॉर्म एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमी में। और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या होगा? इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमी में हम वही पढ़ते हैं कि टमाटर का क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किससे कोरिलेट हो गया? इन्फ्लेशन से। और फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कौन आएगा? RBI आएगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर। तो सब एक दूसरे से क्या है? लिंक है, कोरिलेट है ना। तो जब सब टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट करके शुरू से स्टार्ट करेंगे और फिर जितना टॉपिक लिखा होगा सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कोरिलेट हो जाएगा। उसी में आपको इकोनॉमी में कोरिलेट होगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से कोरिलेट होगा मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आ जाएगा फिजिकल पॉलिसी, है ना। सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा? लिंकअप है। और वहीं जब क्वेश्चन लिंक करके पूछता है तो हम लोग को क्या होता है, बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और ऑप्शन लगाने में क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसको लिखवाने की ज़रूरत है नहीं ना। इसमें हम लोग क्या डील करते हैं? इसमें इट डील्स विथ थ्योरी, पॉलिसीज, है ना, प्रिंसिपल, मॉडल्स, etc. For example, theory of
डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब। ठीक है, कीवर्ड्स केवल लिखाते जाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। नोट कर लीजिए। इसमें और लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंजम्पशन within the state or country, within the state or country। समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये बेसिक डिफरेंस है ना? बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, है ना? तो उसको आप आज से डिफरेंस समझिएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है, हम कैसे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, है ना? उसी तरह इकोनॉमिक्स क्या है? थ्योरी है ना? और इकोनॉमी क्या है? उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, हम अब इसमें पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर इसमें हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट है CLR, SLR, वो कितना है और उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? तो वहीं आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी, है ना? कि जब RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ाती है, इंक्रीज करती है या डाउन करती है, कम करती है, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना? क्वेश्चन ऐसे करके आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ था 78 में कि एक बैंक अपने कुल NDTL यानी कुल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का अपने पास जो जमा रखती है ना, उसको क्या कहते हैं? तो आप सुने होंगे अगर CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो वो तो RBI को जाता है ना? SLR अपने पास रखती है ना? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था उसका। आप देखिएगा 78 का क्वेश्चन उसमें पूछा है। ठीक है, तो ये समझ गए? तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन विद इन द स्टेट और कंट्री। क्लियर? कहीं भी डाउट हो 0.1% भी पूछ लीजिएगा बेझिझक। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है ना? और इकोनॉमी में देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितना % है। अभी बजट का डेटा आया था, उसमें दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन अभी 2024-25 के डेटा के अनुसार 4.9% है ना? पढ़े होंगे बजट, तो उसमें दे दिया है। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स है वर्ड, ये कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है एक, आप ज़्यादातर सुनते होंगे कि कोई भी वर्ड आता है तो कहीं ग्रीक वर्ड से आता है, ये कहीं ना कहीं से उसको हम लोग अडॉप्ट किया जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया। इकोनोमिया किससे बना है? इकोनोमिया, और ये 2 वर्ड में टूटता है, ओइकोस और नोमोस। एग्जैक्ट मीनिंग आपको मालूम चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है इसी से।
ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड या फैमिली। और नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इसको आप मिलाएंगे तो हो जाएगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इससे क्या समझे? हो गया? इसको समझ लीजिए। फाउंडेशन बेस नहीं है तो और डिटेल में बताते हैं, है ना, जल्दी से कंप्लीट भी करना है, इसीलिए टाइम को बचाते हुए हम लोग सारी चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे शॉर्ट में ही। देखिए, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दो वर्ड से बना हुआ है, इकोनोमिया से बना हुआ है, इकोस और नोमोस। इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड या फैमिली, और इसका नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक फैमिली, इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग ये हुआ कि एक फैमिली अपने लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अपने नीड्स को या अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे फुलफिल करता है, उसी का स्टडी क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है ना, कि हाउ फैमिली मैनेज इट्स एक्सपेंडिचर, इट्स वांट, है ना, इनटू लिमिटेड रिसोर्स। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, है ना, 10,000 का बजट है एक मंथ का, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, रेंट में, कैसे खाने में, है ना, ये क्या है? ये मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है ना। हम बजट जो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या बिहार सरकार जो अपना बजट जारी करती है, ये क्या है? एक इनकम एक्सपेंडिचर का डेटा है ना, कि कितना हमारा इनकम है, कितना, उसी का मैनेजमेंट का तो डेटा क्या किया जाता है? टेबल किया जाता है असेंबली में या संसद में, वही ना है। तो इकोनॉमिक्स में यही है कि एक फैमिली, इकोनॉमी का सबसे जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? फैमिली। फैमिली से ऊपर जाएंगे तो सोसाइटी, विलेज, है ना, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री और फिर वर्ल्ड, है ना। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ इकोनॉमी इच क्या हो जाए? इंडिविजुअल होता है। तो एक इंडिविजुअल अपने लिमिटेड रिसोर्स में अपने खर्च को या अपने वांट्स को, अपने एक्सपेंडिचर को कैसे फुलफिल करता है, उसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समझ में आया? ये सिंपल वर्ड में हुआ। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड में बोलें तो होगा कि इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कंजम्पशन का जो प्रोसेस है, उसका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो वो इकोनॉमी उसी पर टिका हुआ। आप जीडीपी पढ़ेंगे तो हम वही देखते हैं ना, जीडीपी क्या है? एक कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में, है ना, 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, है ना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लास्ट हम लोग क्या है? कंज्यूमर। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स क्या है कि एक फैमिली या एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी अपने लिमिटेड रिसोर्स में अपने वांट्स को या अपने नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करती है, कैसे मैनेज करती है, उसी का स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, लिखवा दें कि रहने दें? हो जाएगा, लिख लीजिएगा। लैंग्वेज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? सबका इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी भी है? ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। बोल दें, लिख लीजिए, इसे में नीचे लिख लीजिए।
हाउ फैमिली ऑब्लिक इंडिविजुअल, हाउ फैमिली ऑब्लिक फैमिली इंडिविजुअल ऐसे करके मैनेज इट्स एक्सपेंडिचर into limited resource, into its limited resource. हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए. इन अदर वर्ड्स, economics is a science of शॉर्ट में उसको बोलते हैं पीडीसी. क्या बोलते हैं, देखिए मिटा रहे हैं इसको. इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ पीडीसी. पी से प्रोडक्शन. पूरा गेम इसी का है इकोनॉमी में. डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. ठीक है. इकोनॉमिक्स क्या है, ये साइंस ऑफ पीडीसी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. पूरा इकोनॉमी इसी पे टिका हुआ है. अभी इसको हम डायग्राम बना के आपको बताते हैं कि कैसे प्रोडक्शन हैम्पर होता है तो डिमांड प्रेशर पर होता है, फिर सप्लाई प्रेशर पर होता है, फिर सप्लाई चेन गड़बड़ हो जाता है. अभी मिडिल ईस्ट का जो सिनेरियो है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, है ना. ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना. थ्री की प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी में. थ्री की प्लेयर्स इन इकोनॉमी. कौन कौन, प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है. दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर. तीसरा कंज्यूमर. ये बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं, कोरिलेट करने में आसानी रहेगी आपको आगे. देखिए प्रोड्यूसर क्या करता है, क्रिएट द सप्लाई. क्या करता है ये, सप्लाई क्रिएट करता है. अब ये क्या करता है, क्रिएट द डिमांड. डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है यहीं से समझ में आ जाएगा. और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. एक होते हैं कौन, होलसेलर, और एक रिटेलर. और इसी से क्या बनता है, सप्लाई चेन. क्या बनता है, इसी में जहां कहीं भी अगर डिस्ट्रप्शन होता है, लूप होल्स होते हैं, तो सप्लाई चेन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. और पूरी इकोनॉमी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है. समझाया. प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करके सप्लाई को क्रिएट करता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उस सप्लाई को यहाँ से लेता है और यहाँ तक पहुँचाता है. प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन कहाँ आया, होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कहाँ जाएगा, कंज्यूमर. मान लीजिए आप कॉपी यूज़ कर रहे हैं या पेन यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले बना होगा फैक्ट्री में, उसका कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा. तो कॉपी का क्या होगा, सप्लाई
क्रिएट किया कौन? प्रोड्यूसर, कॉपी बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए क्लासमेट है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आप तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये सप्लाई कब काम आ रहा है? जब आप डिमांड कर रहे हैं, है ना। आप डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई भी मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर आपका डिमांड ना हो, है ना, कॉपी की डिमांड खत्म हो जाए, तो प्रोड्यूसर कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? और इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? कर जाएगी। अभी मिडिल ईस्ट के सिनेरियो में समझिए क्या हुआ। तेल के दाम क्यों बढ़े, या ऑयल गैसेस के दाम क्यों बढ़े, नेचुरल गैस के दाम क्यों बढ़े? आप सुने होंगे कि कमर्शियल जो सिलेंडर है उसका दाम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 1000 के आसपास बढ़ गया, है ना। ऑयल के दाम भी बढ़ गए, है ना। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ऑयल और गैस, ये दाम, इसके प्राइसेस बढ़ने से जो बाकी जो नीड्स हैं उसके भी दाम, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, है ना। हुआ क्या इंटरनेशनल लेवल पे, जो ऑयल कंपनियां थी कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, है ना, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। लेकिन वॉर होने से, इजराइल और ईरान का वॉर होने से हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, और जो सप्लाई चेन था, है ना, प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर शिप सप्लाई चेन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और कंज्यूमर और डिमांड यहाँ पे क्या था? हाई था। इसलिए क्या हुआ? डायमंड प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। और उसका मार क्या हुआ? उसका इम्पेक्ट पूरा वर्ल्ड झेल रहा है ना। आपका इंडिया भी झेल रहा है। इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पर महंगाई है। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 114 रुपये हो गया, शायद 114 का मिल रहा है ना। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूसर तो हुआ था, प्रोडक्शन तो हुआ था, सप्लाई हुआ, लेकिन सप्लाई चेन में क्या हो गया? गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी आई तो फिर क्या हुआ? कंज्यूमर को उसका मार झेलना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें पे लागू होता है, जितने भी चीज़ें हैं, है ना। अब इन्फ्लेशन बढ़ा इंडिया में, अभी इन्फ्लेशन है, मानते हैं इसको, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन होगा तो फिर इकोनॉमी पे इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए कि सोना नहीं खरीदना है, सोना कम खरीदिए, जितना कम हो सके, है ना। अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसका कम इस्तेमाल करें। क्यों करें? क्योंकि कंजम्पशन कम हो। कंजम्पशन को क्या करना है? कम करने के लिए, क्योंकि डिमांड कम होगा, है ना। जब कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस हो सकता है कि कम ना होगा तो स्टेबल रह जाए, बढ़ने का चांस कम रहेगा। समझ में आया? तो यही है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को आया समझ में? तो सप्लाई चेन का मेंटेन होना कितना ज़रूरी है इसे समझ लीजिए। चाहे वो किसी चीज़ का भी सप्लाई चेन हो। मान लीजिए कि कोई सामान आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, जैसे डेली यूज़ का कोई सामान बताइए। आटा, है ना। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है ना। प्रोडक्शन खूब हो रहा है, सप्लाई हो रही है, यहाँ डिमांड भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी दाम बढ़ रहा है, प्राइस हाई हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको क्या कर लिए हैं? उसको सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं, उसको होर्डिंग कर लिए हैं, होर्डिंग कर लिए हैं, होर्डिंग जमाखोरी कर लिए हैं। अभी क्या हुआ कि युद्ध स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन गैस के दाम क्या हो? गैस मिलना बंद हो गया। लोग लाइनों में लगे हुए थे, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। आज तो लग रहा है ठीक है कि कुछ दिन हो गया, युद्ध खिंच गया, कमी हो सकती है, लेकिन जैसे वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ, यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगने लगी एजेंसियों के बाहर। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सिलेंडर थे, है ना। उसको क्या किया गया? यहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आने से क्या हुआ? सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, और दाम क्या, लोगों को लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा, है ना। हाँ, नमक। तो कभी कभी अफवाह भी बहुत बड़ा
प्ले करता है ना। आप देखेंगे कि प्याज के दाम या किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हालांकि प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिमांड भी है, तो यहाँ पे दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उसको होर्डिंग कर लेते हैं, है ना, समझाया, या उसको ये ब्लैक मार्केटिंग करने लगता है इस वजह से। तो इकोनॉमी क्या है कि आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे थ्योरी के साथ तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा बिहार का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आपको मालूम होगा कि बिहार क्या है, बिहार एक बीमारू राज्य है, जानते हैं बीमारू कौन कौन है, कौन कौन है बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यूपी, ये सब क्या है, इसको बीमारू स्टेट बोला जाता है। इनका ये क्या है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट है ना। हम बिहार की बात करें तो मेंस में 1-2 साल गैप करके क्वेश्चन आ जाता है ना, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, है ना, बहुत सारे कॉजेज हैं, है ना। उसके पीछे एक और कॉजेज है, एक और कॉजेज है कि किसी भी कंट्री या स्टेट को डेवलपिंग से डेवलप होने के लिए, है ना, टर्शियरी सेक्टर में कितना भी बूम कर लीजिए, है ना, डेवलपिंग से डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी क्या है, आप बिहार का देखिए कि बिहार का शेयर कितना है टर्शियरी सेक्टर में, सबसे ज़्यादा। इंडिया का भी वही हाल है। जब तक कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत नहीं करेगा, तब तक उससे वो डेवलप या बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता है, या टाइम लगेगा उसको, है ना। आज बिहार का टर्शियरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है 54.8% है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, है ना। उसी के आसपास लगभग 58% या डेटा में मिस कर रहा हूँ, 56 या 57% इंडिया का भी है। लेकिन वहीं आप सेकेंडरी सेक्टर का देखेंगे तो कितना है, इंडिया बिहार में है 26 पॉइंट समथिंग है और इंडिया का 27 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही कुछ है। यानी 20 से 30 के बीच में हम क्या हो रहे हैं, लिविंग रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, है ना। तो जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक क्या जो हम डेवलप नेशन का ख्वाब देख रहे हैं, है ना, वो क्या ख्वाब ही रहेगा। उसको मजबूत करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार सरकार, आप बिहार बिजनेस कनेक्ट जगह जगह कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रही है ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ज़्यादा पोटेंशियल है ना, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उतना सर्विस सेक्टर में नहीं है। बिहार का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है किसी भी चीज़ का। आप देखिए तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे स्टेट से करें, है ना। बिहार में पोटेंशियल है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, कई सारे रीजन से। कहीं भी प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, जिसको कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप एनसीईआरटी में हो सकता है पढ़े भी हों, इसको मिटा दें, आप पढ़े होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप, 4 चीज़ें चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। 4 चीज़ें चाहिए। हमारा बिहार क्यों पीछे रह जा रहा है, हमारे पास लैंड भी है, चीप लेबर भी है, लेकिन इन दोनों में हम क्या हो जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हुआ है, आज तक हम बीमारू स्टेट का टैग लेकर घूम रहे हैं, है ना। हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, लेकिन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की
कमी हो जाती है। इसीलिए हम कैपिटल लाने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट जगह जगह कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्रपोजल्स आए भी हैं, लेकिन कब तक ग्राउंड पे उतरता है। हम लोग बिहार को ईस्टर्न इंडिया का टेक हब बनाने जा रहे हैं, है ना। एआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, आईटी पार्क बन रहा है, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एसएमआर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सेमी मॉडुलर रिएक्टर। तो ये बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हुआ लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 चीज़ें जरूरी हैं प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ें अभी तक, अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस, देन हम लोग इकोनॉमिक्स का जो डिफिनीशन है, इकोनॉमिक्स होता क्या है ना, वो पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, कैसे सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं, और सप्लाई चेन में डिस्टर्ब होने में पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो हम लोग देखें, मिडिल ईस्ट से जोड़े उसको, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम देख लिए, ये बेसिक चीज़ है ना। एक बार पूछा था यूपीएससी का क्वेश्चन 2023 का है या 22 का है, उसमें पूछा है कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, दे दिया था कि कॉलम दिया था, अब दिया था कंप्यूटर दिया था, और दिया था आपको हाँ पेट्रोल, और भी दिया था, 2 ही याद आ रहा अभी हमको, ठीक है। और इधर दिया था, ये नहीं दिया था कि फिजिकल कैपिटल है कि क्या है, ये दिया था कि कौन वर्किंग कैपिटल है और कौन फिक्स्ड कैपिटल है। अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको याद होगा। आप बताइए कौन फिक्स्ड कैपिटल है, कौन वर्किंग कैपिटल है। इस कोचिंग में ये क्या है, जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, ये कौन सा कैपिटल होगा, फिक्स्ड है। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया और इससे हमेशा काम होता रहेगा, ये फिक्स्ड कैपिटल है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंप्यूटर क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल, है ना। पेट्रोल क्या हो गया, फिक्स्ड नहीं है, वर्किंग कैपिटल। आप तेल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, नहीं डालेंगे तो गाड़ी वहीं पे बंद हो जाए, है ना। तो पेट्रोल क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। तो यूपीएससी ये नहीं पूछता है कौन फिजिकल कैपिटल है और कौन आर्टिफिशियल कैपिटल है और क्या है ह्यूमन कैपिटल, वो अंदर पूछा, इस तरह का पूछा कि कौन फिक्स्ड कैपिटल है और कौन वर्किंग कैपिटल है, जो डेली यूज हो रहा है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या हो गया, नहीं है यहाँ पे, प्रिंटर फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन उसमें जो पेज लग रहा है, इंक लग रहा है ना, ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के बैठेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अब अपने आसपास की जितनी चीज़ें हैं उसमें दिमाग में देख लीजिए कि कौन फिक्स्ड है, कौन जो एक बार लग गया और उसको साल भर 2 साल या 3 साल के बाद चेंज करना पड़े या रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, वो क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड है, पंखा है, क्लॉक है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल है ना। वर्किंग कैपिटल अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। हाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, वो वहाँ पे चला जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रहा है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में जब तक कोयला आप यूज़ करेंगे, कोल यूज़ करेंगे, तब तक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जनरेट होगा। बंद कर देंगे क्या हो जाएगा, जनरेट नहीं होगा, वहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिलेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, आप लोग सुने होंगे कि इकोनॉमी को, एक जो इकोनॉमिक्स है उसका क्लासिफिकेशन भी है। अगर 11-12 का एनसीईआरटी पढ़े होंगे आप तो उसमें देखे होंगे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हमें कौन सा पढ़ना है, मैक्रो, माइक्रो नहीं पढ़ना है ना। थोड़ा सा उसको हम बता दें आपको, ताकि ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ने क्या जा रहा है ना। क्लास कितने बजे तक है, 3:30। हाँ, चलिए ख़त्म ही कर देते हैं। मैं तो सोचा था आज की एक इन्फ्लेशन भी पढ़ा दूंगा, लेकिन कल से क्लासिफिकेशन ऑफ
इकोनॉमिक्स कौन कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो। इसके जो फादर हैं इसको कहा जाता है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और इसके जो हैं किनार्ड्स हैं, जेएम किनार्ड्स, ठीक है। लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है हमको लगता है, केवल बोल दे रहा हूँ। इसके फादर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, और इसके हैं जेएम किनार्ड्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, स्मॉलर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल, आप फैमिली का पढ़िए, किसी फॉर्म का पढ़िए। फॉर्म समझते हैं, है ना? इसमें क्या? लार्जर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, लार्जर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम में आ जाएगा आपको, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ईटीसी। यानी इंडियन इकोनॉमी का जितना पार्ट है हम कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ते हैं? एक फॉर्म का, एक फैमिली का, उसमें बहुत सारा थ्योरी पढ़ना होता है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, गॉसन फर्स्ट लॉ, गॉसन सेकंड लॉ, ये सब थ्योरी पार्ट है, पढ़ना नहीं है आपको। 11th में पढ़ना, 11th कंसेप्ट में दिया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है, इसको स्किप करना है। ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, ये पढ़ना है। नोट कर लिए? फैमिली या फॉर्म, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जानते हैं? बताइए कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है वर्ल्ड में? नहीं, ये तो अलग हो गया। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया ना। केवल आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इसलिए बता दिया इसको जानकारी के लिए। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। There are 3 types of economy. First one is, इसको अलग नाम भी देते हैं, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी, इसे क्या बोलते हैं? या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका एक और नाम है, इसका नाम है कमांड इकोनॉमी। कमांड दिया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट, है ना। और एक होता है कौन? मिक्स्ड इकोनॉमी।
केवल समझ लीजिए, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाई प्राइवेट एंटिटीज, है ना। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, है ना, या जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाई प्राइवेट एंटिटीज, वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर नहीं होता है, केवल क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल अमेरिका, फ्रांस, है ना, वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, वहाँ कंपटीशन हाई रहता है ना। गवर्नमेंट क्या होती है, केवल केयर टेकर होती है। चलो नहीं है, आवाज़ कम है, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्री डोमिनेंट होता है और पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट नहीं होता है, यहाँ कंपटीशन हाई होता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में जो आपको सोशलिस्ट सोसाइटी जो अडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है और हम लोग पढ़ते भी हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं कि कब अडॉप्ट किया गया, इंडिपेंडेंस के बाद किया गया, वो तो श्योर है। कब किया गया, कांग्रेस का एक अवार्डी सेशन हुआ था 1955 में। कब हुआ था अवार्डी सेशन? अवार्डी अभी प्रेजेंट में मद्रास यानी चेन्नई में है। अवार्डी सेशन ऑफ कांग्रेस 1955 में, ठीक है ना। इसके प्रेसिडेंट थे यूएन डेबव, यूएन डेबव। ठीक है, इसमें इसका स्पेशल ये है कि कांग्रेस ने इसमें क्या किया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, है ना। इंडिया में जो सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? और 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी मोस्टली क्या थी, लगभग सोशलिस्ट बेस्ड थी। यहाँ जितनी भी कंपनियाँ थी मोस्टली क्या थी, पब्लिक सेक्टर थी, पीएसयू थी, है ना। 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी लाया गया, है ना, उसके बाद हम क्या किए, पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थे, फिर ओपन इकोनॉमी बने, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने अपने इकोनॉमी को क्या किया, अदर कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के लिए खोला, है ना। और उसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी बन गए। उससे पहले लगभग हम क्या थे, है ना, फुल्ली नहीं थे, लेकिन प्राइवेट कंपनियां बहुत कम थी, है ना। ज़्यादातर क्या थी, पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज थी, ठीक है। तो अवार्डी सेशन में कांग्रेस ने क्या किया था, सोशलिस्ट अपनाया था, है ना। तो आप लिख लीजिए, कांग्रेस एक्सेप्ट इसी में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और इसी के बाद इससे इकोनॉमी जुड़ जाता है, कांग्रेस एक्सेप्ट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। किसमें किया था, अवार्डी सेशन 1955, इसके प्रेसिडेंट थे यूएन डेबव। इसके बाद इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुआ आपको बता दे रहे हैं। इसका एप्लीकेशन ये हुआ कि इसके बाद 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आप जानते होंगे 1956 से 61 में आया। इसमें गवर्नमेंट फोकस की किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टेट लेड, है ना,
इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हेवी इंडस्ट्री को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और उसी के बाद एक पॉलिसी भी लाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डेट्स नोन एज 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये क्वेश्चन 68 में पूछा हुआ है कि औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई, है ना, तो 1956 में। तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी से आप अवार्डी सेशन से कहाँ चले गए, यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम ये भी जान लिए कि किस पे फोकस किया गया था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। और कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं कि प्राइवेट एंटिटीज को, है ना। और उसी के बाद हम एक पॉलिसी लाए, कौन सा पॉलिसी लाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का। तो इसमें हम क्या फोकस किए, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें प्राइवेट एंटिटीज और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन पर दोनों का क्या होता है, ऑनरशिप होता है। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की पीएसयू भी है ना, वो आपको एनपीसीआईएल भी है, एनटीपीसी भी है, कोल इंडिया लिमिटेड भी है, भेल भी है, गेल भी है, अडानी भी है, अंबानी भी हैं। तो यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ दोनों तरह के, कोल इंडिया लिमिटेड भी है, महारत्ना नवरत्ना कंपनियाँ भी हैं, और बाकी रिलायंस से लेकर जियो और जितनी प्राइवेट कंपनियाँ देख सकते हैं सब है। तो जहाँ पे दोनों हो, है ना, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम में आता है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो पूछ देगा कि भारतीय इंडियन इकोनॉमी का क्या है स्टेटस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। बहुत अंदर जाएगा तो यहाँ से पूछेगा, है ना, सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर अवार्डी सेशन, है ना, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कब अडॉप्ट किया गया, खूब अंदर जाएगा तो, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछ चुका है ना। तो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और इसके बाद 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही लाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड समझ गए कि क्यों आया ये, ठीक है ना। हो गया नोट, कि ऐसे लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ दें, कोई बात नहीं, 3:30 तक था ना, अच्छा चलो। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक इस इंडियन इकोनॉमी में बच गया है, जो हम लोग का बेसिक्स जो पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक अब बच गया आपका, स्ट्रक्चर, जो आप भी जानते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। हम लोग 3 सेक्टर पढ़ते हैं, लेकिन एक और सेक्टर ऐड हुआ है, हालांकि अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसको ऐड नहीं किया गया है, क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस सब को रखा जाता है, नॉलेज बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको रखा जाता है ना। तो प्राइमरी सेक्टर आप जानते ही हैं क्या है, क्या है प्राइमरी सेक्टर, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, है ना। प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल, है ना। जब हम नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल के क्या करें, एक्सट्रैक्शन करें या प्रोडक्शन करें, तो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर में ये होता है कि रॉ मटेरियल्स को, प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को हम यूज करके कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और सर्विस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर। और क्वाटरनरी सेक्टर में क्या हो जाए, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ आता है। यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ यूपीएससी में, आप मैं खाली क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर छोड़ देता हूँ आपको, ताकि कल न्यू चैप्टर, है ना, न्यू एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ये फिर ना पढ़ना पड़े, इन्फ्लेशन फिर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन था, हाँ, इसको आप लोग बनाइएगा, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स
पहला। दूसरा है डेयरी फार्म्स, अभी आपने बोला एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, है ना। और चौथा है एक और था, एक और था क्वेश्चन होगा मेरे पास, वेविंग, वेविंग क्लॉथ, सेम क्वेश्चन है 2024 का। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2024, ये कौन से सेक्टर में आएगा? ये तो सब लोग बता देंगे। डेयरी फार्म्स किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर। ये एक्सप्लोरेशन किस में आएगा? वेविंग सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये किस में आएगा? सब लोग यहीं जाके फंसे थे। फूड प्रोडक्ट्स दिया है, टर्शियरी में आएगा। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। क्यों आएगा? हम स्टोरेज कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, है ना। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होता है ना। आप कीप इन माइंड द डिफिनीशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उसको आप दिमाग में रखेंगे कि क्या होता है। अब कोई भी नेचुरल रिसोर्स का क्या हो, एक्सट्रैक्शन हो या प्रोडक्शन हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? स्टोर किया जा रहा है किसको? फूड प्रोडक्ट को। कहाँ पे? कोल्ड स्टोरेज में। आप आलू क्या किए हैं? प्रोडक्शन किए हैं, और उसको ले जाके कोल्ड स्टोरेज में क्या कर दिए? रख दिए, जमा कर दिए। वो आपको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले आप उसको पैसे दे रहे हैं, है ना। तो ये आएगा किस में? टर्शियरी में। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर रखना है ना। डिफिनीशन को आप याद रखिएगा, बाकी तो सेकेंडरी और टर्शियरी या प्राइमरी जो भी है, प्राइमरी का खाली याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़ें, ये क्या था आपका? इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग ये डिस्कस किया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, है ना, और फिर उसके बाद जो भी टॉपिक्स होगा उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। यहाँ तक डाउट किसी को, है ना। तो आप पढ़ लिए क्या क्या? इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में डिफरेंस, फिर इकोनॉमी का डिफिनीशन, इकोनॉमी कहते हैं किसे हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमी, है ना, और है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, सप्लाई चेन क्या है ना। फिर आप पढ़ लिए ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। माता जी आप ही हैं ठंडा 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 अभी मेरी दिमाग काम नहीं करता। खाना नहीं खाएगा, दिमाग नहीं काम करता, क्या देखना पड़ेगा।